हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेर एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है एक नया एनएफओ। रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल अपने काफी सारे सेक्टोरल बेस्ड एनएफओ को मार्केट में लेके आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स की बात करें तो आई थिंक मुझे सारे एनएफओ में डिमांड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बढ़िया दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मुझे अभी इस टाइम पे किस में जाना चाहिए, क्योंकि जो भी फंड्स को लेकर आया है सारे के सारे फंड में पोटेंशियल काफी अच्छा खासा दिख रहा है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हेल्थ केयर सेक्टर फंड के ऊपर कि हेल्थ केयर सेक्टर का भी जो एनएफओ आया है किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल है, गवर्नमेंट कितना फोकस अभी कर रही है सेक्टर की तरफ और क्या इसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या इसमें नेगेटिव्स हैं। विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, तो बने रहिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि आप जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएं तो कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज इस फंड के रिगार्डिंग आपके माइंड में ना रहे। प्लस हम एक कॉन्टेस्ट भी चला रहे हैं इस वीडियो के अंदर, और कॉन्टेस्ट ये है कि जितने भी कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर आएंगे उन कॉन्टेस्ट में से हम रैंडमली 50 कमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे और उन 50 कमेंट्स के लिए हमारे पास कुछ प्राइज जो हम डिक्लेयर भी करेंगे। प्राइजेस जो रहेगा वो रहेगा स्मार्ट वॉच, और ये स्मार्ट वॉच सिर्फ 50 लकी विनर्स को ही मिलेगा जो हम रैंडमली चूज करेंगे उसमें से। तो अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी एक महीने के बाद इस कम्युनिटी पे पोस्ट करें आपके स्क्रीनशॉट्स को तो ऑटोमेटिकली उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे यूट्यूब पर सामने शो हो जाए। ट्राई टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको ऊपर दिख जाए जब जैसे आप उसको लॉग इन करें अपना यूट्यूब, तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाए। वो कॉन्टेस्ट चलेगा एक महीने के लिए, जिस दिन वीडियो अपलोड होगी उस दिन से लेकर एक महीने तक कॉन्टेस्ट चलेगा। और कॉन्टेस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक और 1000 कमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही ये कॉन्टेस्ट वीडियो के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हम टॉपिक पे अगर आए सबसे पहले, तो टॉपिक अपना होने वाला है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड। तो गाइस, जिस फंड का डिस्कशन हम आज करने वाले हैं ये सेक्टर है हेल्थ केयर। मतलब अपना पैसा आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्टमेंट करें जहां पर आपका पैसा एक सेक्टर की तरफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरी चीज अगर बात करें तो ये मिड और स्मॉल कैप सेक्टर में पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करेगा। मिड कैप सेक्टर की और स्मॉल कैप सेक्टर की बात करें तो पोटेंशियल एंड डिमांड का चांस काफी बढ़िया रहता है, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखोगे तो मिड कैप सेक्टर और स्मॉल कैप सेक्टर में रिटर्न का चांस काफी ज्यादा है एज कंपेरेटिवली लार्ज कैप के मुकाबले में। और अगर हम इस सेक्टर में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न का चांस आपके लिए और बढ़िया हो सकता है, स्पेशली फॉर स्मॉल कैप। जब भी हम स्मॉल कैप सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्मॉल कैप में कंपनियां छोटी छोटी होती है एज कंपेरेटिवली लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले में। वी शुड ट्राई टू गो विद ऑलवेज स्मॉल कैप काइंड ऑफ फंड, जहां पर हमारा पैसा छोटी छोटी कंपनीज में लग रहा है। तो हमें कोशिश करना चाहिए पैसा हम इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करें, बिकॉज अभी वो कंपनी छोटी छोटी है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये फंड बेनिफिशियल हो सकता है। थोड़ा सा अवॉइड करिए कि इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ना जाए। दूसरी चीज ये इंडेक्स फंड है, यहाँ पर आप जो पैसा मैनेज कर रहे हैं वो आपका पैसा पैसिवली यहाँ पर मैनेज होगा। मतलब जो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे आपका पैसा उन्हीं सेक्टर में लगाया जाएगा, जो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे उस सेक्टर को वहां से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर रीबैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर रीबैलेंसिंग भी अवेलेबल है। सेमी एनुअली है, मतलब साल में 2 बार यहाँ पर रीबैलेंसिंग भी होगा। कल के डेट में अगर मान लो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उन स्टॉक्स को वहां से बाहर निकाल देंगे, और जो स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उन स्टॉक्स को यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो गाइस, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। रीबैलेंसिंग से एक फायदा ये मिल जाता है कि कल के डेट में जो भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको बाहर निकाल देने से अच्छे स्टॉक अगर हम एंटर कर देते हैं जो एलिजिबल हैं, तो उससे आपका फायदा ये होता है कि आपका ग्रोथ बढ़ने का चांस काफी अच्छा खासा रहता है। अगर हम इस इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो इसका लास्ट 5 ईयर का जो रिटर्न रहा है इंडेक्स का, इट इज अराउंड 19 पॉइंट 1 सेकेंड नॉट 19.5 5 ईयर का रिटर्न जो रहा है इस इंडेक्स का, दिस इज 29%। मतलब किसी आदमी ने आज से 5 साल पहले अगर इस इंडेक्स से पैसा अगर लगाया होगा तो 29.72% का रिटर्न उनको मिला है एवरेज। और एक साल के रिटर्न की बात करें 57.48% का रिटर्न रहा है। वाईडी मतलब ईयर टिल डेट की अगर बात करें तो लगभग 38% तक का रिटर्न प्रोवाइड हुआ है। ये शीट जो है लगभग आपकी ये मान के चलिए 30 सितंबर तक के डेटा के हिसाब से दिखा रही है। एनआईसी से मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है। और जो कंपनीज रहेंगी यहाँ पर वो है मैक्स हेल्थ केयर, लुपिन लिमिटेड, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड, उसके अलावा है एल्केम लिबर्टीज लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा, आईपी। मतलब मल्टीपल कंपनी यहाँ पर है जो हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती हैं, और पैसा आपका उन्हीं कंपनीज में लगेगा जो परफॉर्म करेंगे। कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि मैक्स हेल्थ केयर परफॉर्म नहीं करेगा तो इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे और जो एलिजिबल स्टॉक है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर कर देंगे।
तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दूसरी चीज, अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट अभी करने के लिए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट कितना पैसा यहाँ पर खर्च कर रही है। गवर्नमेंट की बात करें तो अगर हम टोटल बजट की बात करें हेल्थ केयर सेक्टर की 2024 में, टोटल बजट जो रहा है अप्रोक्सीमेटली वो 90,171 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल बजट रहा है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। तो गवर्नमेंट भी काफी अच्छा खासा फोकस कर रही है इस सेक्टर की तरफ, अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट कर रही है। और गवर्नमेंट भी जहां पर फोकस करती है, जहां अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करती है, उन सेक्टर के बढ़ने के चांस भी अच्छे रहते हैं। डिमांड की बात करें तो आई थिंक डिमांडेबल सेक्टर है। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर हमेशा बढ़ने वाला सेक्टर है। लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे और डेफिनेटली चीजों की, दवाइयों की, हर चीज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो डिमांडिंग सेक्टर है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट आदमी कुछ करता है इन सेक्टर में तो ग्रोथ का चांस बढ़िया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पास्ट रिटर्न इंडेक्स के बताई दिए हैं। दूसरी चीज, अगर रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई, क्योंकि जो पैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको मैक्सिमम पैसे इक्विटीज में ही जा रहा है, तो यहाँ पर रिस्क रहेगा वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिस्क को प्लीज अंडरस्टैंड आप जरूर करिएगा। एनएफओ का स्टार्टिंग डेट रहेगा 29 अक्टूबर का और लास्ट डेट रहेगा इसका 6 नवंबर का। मतलब ये मान के चलिए 29 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनएवी का प्राइस 10 रुपए के हिसाब से रहेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर दे दी जाएंगी। अलॉटमेंट डेट रखा गया है यहाँ पर 12 नवंबर का। अगर आप इस फंड को अप्लाई कर भी लेते हैं तो कंफर्मेशन जो अलॉटमेंट का है वो आपको 12 नवंबर को ही मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो का फिलहाल एक्जेक्टली कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया, कितना क्या रहेगा, जो भी रहेगा कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड यहाँ पर रहेगा 1% का। अपना पैसा अगर आप अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के अंदर विड्रॉ करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ट्राई करिए, पैसा विड्रॉ करना है तो अलॉटमेंट डेट से लेकर 15 डेज के बाद ही विड्रॉ करिए। टैक्सेस की बात करें, यहाँ पर टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे, एलटीसीजी भी है, एसटीसीजी भी है। तो अगर आप चाहें तो हमारा प्रॉपर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी में से वीडियो बना चुके हैं। उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि एलटीसीजी किस तरीके से काम करता है, कितना पोटेंशियल है आज के रेट में अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने के टैक्सेस वगैरह कट जाएंगे अगर आप एज अ एलटीसीजी के अंदर आते हैं, एससीजी के अंदर आते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कम से कम जो इन्वेस्टमेंट रहेगा लमसम और एसआईपी दोनों फॉर्म में, दैट इज दी 500 रुपीज। अगर आप एज अ लमसम करना चाहते हैं, एज एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपए दे करके इसको आप मिनिमम शुरू कर सकते हैं। तो गाइज आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नाउ वी विल डिस्कस कि अगर आप इस एनएफओ में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको इसे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो फॉर यू। अपना अंडरस्टैंडिंग करने के बाद, सारी चीजें समझने के बाद ही आप आगे बढ़ने के डिसीजन लीजिएगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस फंड टू यू, बट मेरा एक सजेशन आपसे यहाँ पर ये है कि ये जो फंड है, अगर हम एक नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा चांस है ग्रोथ का, हेल्थ केयर सेक्टर है, बढ़ेगा, पहले भी बढ़ा और आगे भी बढ़ेगा, डिमांडेबल सेक्टर है। लेकिन इसमें नेगेटिव ये भी चीज है कि कभी भी अगर डिपेंडेंसी हम किसी भी अगर एक सेक्टर पे अगर दे देते हैं, कल में अगर मान लो वो सेक्टर अगर परफॉर्म कुछ टाइम के लिए अगर नहीं कर रहा है तो हमें लॉस भी उस टाइम पे झेलना पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे गारंटीड कुछ भी नहीं है। जैसे कोविड में हुआ था, ट्रैवल सेक्टर बहुत तेजी पिटा उस टाइम पे, ऐसे बहुत सारे सेक्टर बहुत तेजी पिटे थे। हालांकि हेल्थ केयर बहुत बढ़िया चला था क्योंकि उसी की मेन डिमांड थी उस टाइम पे। लेकिन सेक्टरल बेस्ड फंड में ये होता है ना कि अगर अपना पैसा आप एक सेक्टर में लगाएंगे तो डिपेंडेंसी आपके पूरे पैसे की उस एक सेक्टर पे हो जाती है। रिटर्न का चांस अच्छा रहता है लेकिन डिपेंडेंसी उस पूरी सेक्टर के ऊपर है। तो एक इसमें ये नेगेटिव है कल के डेट में, अगर मान लो ये सेक्टर बाई चांस अगर किसी कारण से परफॉर्म अगर नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा आपका डगमगाने का चांस वहां पर रह सकता है। हालांकि हेल्थ केयर सेक्टर है, किसी भी स्थिति में बढ़ेगा ही, चलेगा ही। लोग बीमार तो चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, सर्दी हो, पड़ते ही पड़ते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर बढ़ने का चांस है। आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोटेंशियल यहाँ पर रह सकता है, बट जो नेगेटिव था मैंने आपको उसे बता दिया। एक बार अपने एंड से एक बार से अंडरस्टैंड कर लीजिए, अपने प्रोफाइल के हिसाब से अंडरस्टैंड करो कि अगर आप इसको परचेज करने जा रहे हैं तो अभी आपको इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, जिसमें रिस्क है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। सारी चीजें अगर अंडरस्टैंड कर लीजिए, 15-20 मिनट निकाल के कुछ अगर क्वेश्चन आता है क्वेश्चन रेज कर लीजिएगा। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।